नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आप देख रहे हैं सबसे बड़ा सवाल। पेट्रोल डीजल के दाम कम हुए तो उम्मीद जगी कि सब्जियों और रोजमर्रा की चीजों की कीमतें भी कम होंगी, लेकिन दाम कम होते नहीं दिख रहे हैं। और इतना ही नहीं, सब्जियों की महंगाई के लिए बड़ी वजह माने जाने वाले माल भाड़े भी कम हो गए हैं। फिर भी सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं। पिछले कई दिनों से सब्जियों की कीमत 10 से लेकर 20 रुपए तक बढ़ चुकी है। सवाल यह है कि आखिर मोदी सरकार महंगाई पर लगाम क्यों नहीं लगा पा रही, क्योंकि सच तो यह भी है कि इसी महंगाई पर मनमोहन सरकार को कई बार बीजेपी कटघरे में खड़ा कर चुकी है। ऐसे में जब केंद्र में बीजेपी की सरकार है तो महंगाई आउट ऑफ कंट्रोल क्यों है? दिल्ली में फरवरी में विधानसभा होने वाले हैं और विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, और इसी महंगाई की वजह से दो बार दिल्ली में सरकारों की कुर्सियां डोल चुकी हैं। ऐसे में आज का सबसे बड़ा सवाल है कि क्या मोदी सरकार के कंट्रोल से बाहर हो गई है महंगाई? दूसरा सवाल, क्या महंगाई रोकना किसी सरकार के बस में नहीं है? और सबसे अहम सवाल यह कि दिल्ली चुनाव में मोदी के लिए क्या महंगाई बड़ी चुनौती साबित होगी? इस पर हम चर्चा करेंगे। खास मेहमान मेरे साथ जुड़ेंगे, लेकिन पहले ये रिपोर्ट। दिल्ली एनसीआर में हरी सब्जियों की कीमतों में इजाफा हो गया है। भैया हमें थोड़ा बताइएगा कि कौन कौन सी सब्जी पिछले 10 दिनों में महंगी हो गई है? टमाटर है जी, गाजर है, ये मटर है और लगातार सब्जियों के दामों में बढ़ोतरी हो रही है। वही मटर जो पहले 30 रुपए किलो हुआ करता था वो तकरीबन अब 50 रुपए किलो बिक रहा है। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल और दिल्ली में भी सब्जियों के दाम में काफी बढ़ोतरी हो गई है और ये कम है। टमाटर इस समय 35-40 रुपए आ रहा है। इसमें हम लखनऊ की नरही सब्जी मंडी बाजार में है और मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पर जो सब्जियां हैं उनके दाम इधर लगातार बढ़े हैं। टमाटर की बात करें तो टमाटर की कीमत भी पहले 30 रुपए प्रति किलो थी, लेकिन अब उसकी कीमत 40 रुपए प्रति किलो हो गई है। घने कोहरे के कारण सब्जियों के दाम में भी काफी अंतर आए हैं। इस वक्त हम बोरिंग रोड चौराहे पर एक सब्जी मंडी में हैं। हाल अगर 2 सप्ताह की बात करें तो सब्जियों के दाम में कितना अंतर आया है? थोड़ा सा हुआ है। दिल्ली, मुंबई, चंडीगढ़, लखनऊ, पटना, महंगाई की मार से पूरे देश में हाहाकार मच गया है। सब्जियों की कीमतों में आग लग गई है। पिछले 10 दिनों में सब्जियों के भाव आसमान छू रहे हैं। सब्जियों की कीमत में 10 रुपए प्रति किलो तक उछाल आ गया है। दिल्ली में टमाटर 30 रुपए से 40 रुपए का हो गया। मुंबई में गाजर 20 रुपए की जगह 40 रुपए में बिक रही है। चंडीगढ़ में मटर 50 रुपए किलो तक पहुंच गई। लखनऊ में करेला 100 रुपए का बिक रहा है। सिर्फ सब्जियां नहीं, पिछले कई दिनों से रोजमर्रा के कई सामानों की कीमत में उछाल आया है। ऐसे में सवाल उठता है कि पिछली सरकारों में जो पेट्रोल डीजल की कीमतें महंगाई के लिए सीधे जिम्मेदार मानी जाती थी, मोदी सरकार में वही पेट्रोल डीजल की कीमतों का असर महंगाई पर क्यों नहीं पड़ रहा, जबकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत लगातार गिर रही है। कच्चे तेल का डाउन जाना, ब्रेंट क्रूड का डाउन जाना हिंदुस्तान के लिए हर तरीके से फायदेमंद है। हिंदुस्तान की इकोनॉमी और उसके फंडामेंटल्स वहीं पे है। रादर क्रूड ऑयल का डाउन जाना हमारे लिए इसका मतलब है इन्फ्लेशन कम होगी, हमारा डेफिसिट हमारा कम होगा। कच्चे तेल की कीमत ही नहीं, पिछले कुछ दिनों से माल ढुलाई की दरें भी कम हुई हैं। ऐसे में आउट ऑफ कंट्रोल क्यों हो गई है महंगाई? देखिए, ये तो तात्कालिक चीज है। अभी का जो मौसम खराब चल रहा है और उसी का ये असर है, 1-2 दिन तक रहेगा, उसके बाद ठीक हो जाएगा। इसका मतलब है कि जो आवागमन का मामला है खराब मौसम के कारण से, वो इसके लिए क्या करने की जिम्मेवार है। सच तो यह है कि चाहे सरकार हो या विपक्ष, दोनों के लिए महंगाई हमेशा सिर्फ सियासत का मुद्दा रही। महंगाई बढ़ने पर सरकारें और विपक्ष एक दूसरे पर इल्जाम गढ़ते रहते हैं, लेकिन किसी ने भी कोई ठोस नीति नहीं बनाई। महंगाई रोकने के लिए 2011 में मोदी कमेटी बनाई गई। 80 से अधिक सिफारिशें सुझाई गयी। सिफारिशों की खुद मनमोहन सिंह ने तारीफ भी की थी, लेकिन सिफारिशें लागू नहीं हो पाई। अब सवाल यह है कि मोदी कमेटी की सिफारिशें इतनी अच्छी थी तो मोदी उन सिफारिशों को लागू कर महंगाई पर लगाम क्यों नहीं लगा पा रहे हैं? चुनाव के दौरान नरेंद्र मोदी के पोस्टर्स, बैनर सब जगह लगे जहां कहते थे बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। उनका जो रेडियो विज्ञापन चल रहा है उसमें भी कह रहे हैं सब्जियों के दाम कम हो गए।
तो लोगों के सामने झूठ बोलने की एक सीमा होती है। आप देखिए आज भी सर्दियों में गोभी और मटर, क्योंकि बहुत एक साधारण सी बात है, वो आज भी 30-35 रुपए किलो बना हुआ है। किसी सर्दी में ऐसा नहीं होता था। मैं समझता हूँ कि बीजेपी के कथनी और करनी में हमेशा फर्क होता है। ये लोग केवल अमीरों के लिए सोचते हैं, गरीबों का इनको कोई ख्याल नहीं है। टोटलिटी में अगर देखा जाए तो जो महंगाई की दर है वो निश्चित रूप से कम हुई है। ये आंकड़े मैं नहीं कहता, ये सरकारी आंकड़े हैं। फरवरी में दिल्ली विधानसभा के चुनाव होने हैं। ऐसे में बढ़ती महंगाई मोदी के दिल्ली मिशन की उम्मीदों को धक्का पहुंचा सकती है, क्योंकि दिल्ली में ही महंगाई के चलते पिछली सरकारों को कुर्सियां तक गंवानी पड़ी थी। ऐसे में सवाल है, क्या दिल्ली चुनाव में मोदी के लिए महंगाई बड़ी चुनौती साबित होगी? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। और चर्चा करने के लिए मेरे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। मेरे साथ बीजेपी के नेता नरेंद्र तनेजा, जाने माने ऑयल एक्सपर्ट भी हैं, वो जुड़ चुके हैं। प्रियंका चतुर्वेदी प्रवक्ता हैं कांग्रेस की, आशीष खेतान प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी के, और देवेंद्र शर्मा मेरे साथ जुड़ेंगे चंडीगढ़ से, जाने माने फूड एक्सपर्ट हैं। नरेंद्र, घर पर सब कुछ ठीक ठाक है? हाँ, बिल्कुल ठीक है। नहीं, मैं पूछा इसलिए कि सब्जियों के दाम बढ़ने लगे धीरे धीरे। घर वाले ये तो नहीं कह रहे कि पहले तो आप बहुत समझाते थे कि महंगाई कांग्रेस ने बढ़ा दी, अब आपका राज है और महंगाई बढ़ने लगी है। बढ़ने तो लगी है ना, थोड़ी सुगबुगाहट होने लगी, थोड़े पसीने छूटने लगे कि नहीं? नहीं संदीप, देखिए कोहरा वगैरह पड़ रहा है तो थोड़ा जो आवागमन ट्रांसपोर्टेशन में दिक्कत है, कुछ लोग उसका फायदा उठा रहे हैं। कुछ लोग जो है, क्योंकि ट्रेनें लेट हो रही हैं, सड़क पर कोहरा है, ट्रक नहीं चल पा रहे, ट्रक दिन के टाइम उनको एंट्री नहीं मिल पा रही है, कुछ लोग उसका फायदा उठा रहे हैं। उसकी वजह से कुछ एक जगह आपको दिख रहा है कि जो ब्लैक मार्केटियर्स हैं, कुछ लोग ऐसे जो उसका फायदा उठा सकते हैं, उससे थोड़ा लोगों को दिक्कत हो रही है। वो सरकार की नजर में उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू हो चुकी है। थोड़े दिनों में ये जो समस्या है ये भी हल हो जाएगी। कुल मिलाकर के जो पूरे देश के अंदर माहौल बना है, एक आर्थिक जो है स्वास्थ्य देश का सुधर रहा है, लोगों की घरेलू अर्थव्यवस्था सुधर रही है, पूरे देश के सेंटीमेंट सुधर रहे हैं, उसका इंपैक्ट चारों तरफ लोगों को दिख रहा है। अब कोहरे का जो होता है, जब कोहरा होता है, ट्रेनें लेट होती हैं, ट्रक नहीं आ पाते, तो उससे थोड़ी बहुत दुविधा होती है, लेकिन वो एक छोटा सा फेज है। जब मौसम साफ हो जाएगा तो ये जो बात है ये भी दूर हो जाएगी। ये इतना आसान नहीं है, ये इतना आसान नहीं है, ये आप भी जानते हैं नरेंद्र, ये इतना आसान नहीं है। और आपने कालाबाजारी का जिक्र किया, पिछले साल तक आप ही लोग ये कहते थे, देखिए कालाबाजारी हो रही है, प्याज के दाम बढ़ गए, टमाटर के दाम बढ़ गए। प्याज के तो खैर इस वक्त नहीं बढ़े हैं, लेकिन टमाटर के बढ़ गए। टमाटर कहां से आता है? नासिक से। पिछली दफा, पिछले साल तो वहां पर कांग्रेस एनसीपी की सरकार थी, अब तो आपकी सरकार है। कालाबाजारी कौन कर रहा है फिर? मैं कुछ कहना चाहता हूं। कालाबाजारी जो है, देखिए आप पूरे देश की व्यवस्था को अच्छी तरह, इंस्टीट्यूशंस, ये सारे स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं पुराने, इनको तोड़ा जा रहा है। जो स्ट्रक्चर इतने लंबे साल से बने हैं, 60-70 साल से, उनको तोड़ने में, डिमोलिश करने में समय लग रहा है। उनको तोड़ा जा रहा है, पिट पॉइंट किया जा रहा है, उसको धीरे धीरे सबको डिमोलिश किया जाएगा। ये वो व्यवस्था जो 60 साल से 70 साल से चल रही थी, उसको डिमोलिश करना भी समझ, क्योंकि ये स्ट्रक्चर ऐसे हैं जिसमें ह्यूमंस हैं, इंसान शामिल है, लोगों की ग्रीड शामिल है, पॉलिटिकल एफिलिएशन शामिल है, उस सबको डिमोलिश करने में समय लगेगा। काम तेजी से हो रहा है और उसी दिशा में जा रहा है। कुल मिला के स्ट्रक्चरल चेंजेस, जिससे महंगाई जैसे बढ़ती थी, लोग उसका फायदा उठाते थे, उसको रोका जा सके। पहले तो आप जादुई छड़ी लेकर घूम रहे थे, हमें सत्ता में आने दो, अच्छे दिन आ जाएंगे। अब आपको वक्त चाहिए। आशीष कुछ इंटरजेक्ट करना चाह रहे हैं। संदीप, अच्छे दिन तो आ गए, अच्छे दिन आ गए, चाहता हूं मैं मैसेज करे वो अलग विषय होता है। नहीं, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अच्छे दिन आ गए। प्याज 40 रुपए किलो है, टमाटर 50 रुपए किलो है, साग 40 रुपए किलो है, मटर 50 रुपए किलो है। बहुत अच्छे दिन आ गए हैं और भगवान ना करे कि ऐसे अच्छे दिन किसी और को दिखे। लेकिन मैं एक बात रखना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी कमेटी की एक रिकमेंडेशन बनी थी और नरेंद्र मोदी जी ने एक वेबसाइट बनाई थी अपनी चुनाव से ठीक पहले। उस पर उन्होंने कहा था कि मैंने 20 पॉइंट का प्रोग्राम और 64 एक्शनेबल पॉइंट्स मनमोहन सिंह की सरकार को दिए हैं कि प्राइस राइज कैसे कम किया जा सकता है। 2011 की बात कर रहे हैं आप। नरेंद्र मोदी ने उसमें यह नहीं कहा था कि जी, नरेंद्र मोदी ने ये तब ये नहीं कहा था, नहीं 2011 की बात भी कर रहा हूं। और जब 2014 में ये चुनाव लड़ रहे थे तो इनकी वेबसाइट पर ये बहुत बड़े तरीके से मेंशन था कि मैंने
ये रिकमेंडेशंस दी थी और मैं आऊंगा तो लागू करूंगा। और पूरे पोस्टर, पूरे कैंपेन में इन्होंने कहा था कि बहुत हुई महंगाई की बात इस बार मोदी सरकार। मैं कहना चाहता हूं, उन्होंने कहीं नहीं कहा था कि अगर कोहरा पड़ेगा तो प्राइस राइज हम कम नहीं कर पाएंगे और कोहरा बंद हो जाएगा तो तभी जो है दाम कम होंगे। उन्होंने कुछ और कहा था उसमें। उन्होंने कहा था कि दाम की जो बढ़ोतरी होती है, महंगाई जो होती है, उसके पीछे पुअर गवर्नेंस होती है। पुअर गवर्नेंस की वजह से दाम बढ़ते हैं। उन्होंने कहा था कि मैं कुछ चीजें करूंगा, वादा व्यापार पे बैन लगाऊंगा, प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड बनाऊंगा, मिनिस्टर लेवल का कोऑर्डिनेशन करूंगा, बिचौलियों को कम करूंगा, एपीएमसी एक्ट को रिफॉर्म करूंगा, टाइम बाउंड डेवलपमेंट करूंगा एग्री मार्केटिंग की, एफसीआई ऑपरेशन जो प्रोक्योरमेंट, स्टोरेज और डिस्ट्रीब्यूशन, जहां पर ये सब रखा जाता है, माल जहां पे स्टोर होता है, उसकी बहुत भारी कमी इंफ्रास्ट्रक्चर की, उस पर काम करूंगा और कंपटीशन इंक्रीज करूंगा। और उन्होंने कहा था कि किसानों को मिनिमम सपोर्ट प्राइस बढ़ाकर 50% दूंगा। आज इन सब बिंदुओं पर क्या काम हुआ है पिछले 8 महीनों पर? जवाब है शून्य। आशीष, नहीं, सारा ध्यान, देखिए आपने आरोप लगा दिया आशीष, सरकार का सारा ध्यान। आशीष, आपने एक मिनट, आपने आरोप लगा दिया। नरेंद्र, 3 चीजें गिनवाइए। बहुत लंबी एक लिस्ट गिनवा दी आशीष ने, जो वादे आपने, आपके प्रधानमंत्री ने किए, हमारे प्रधानमंत्री ने किए, उनमें से 3 डिलीवरेबल्स बता दीजिए। 3 चीजें जो की गई पिछले 7 महीने में। आशीष, देखिए बात सुनिए, आशीष बहुत अच्छे जर्नलिस्ट हैं, इंटेलेक्चुअल है, इनको पता सच्चाई क्या है। ये जो बात कर रहे हैं, राजनीति की बात कर रहे हैं, क्योंकि पार्टी के प्रवक्ता हैं, सच्चाई क्या है इनका हृदय जानता है। जितने इनिशिएटिव लिए जा चुके हैं, इनको भी आशीष को अच्छी तरह पता है। अर्थशास्त्र के अंदर परिवर्तन लाने में समय लगता है, नए स्ट्रक्चर्स बनाने पड़ते हैं। अच्छा, और संदीप, और दूसरी बात देखिए, दूसरी बात आप ये देखिए, जितने पूरे, अगर आप इंडेक्स को उठाकर के देखिए, प्राइसेस को उठा के देखिए, जिस हिसाब से लोग लगातार बीजेपी को वोट दे रहे हैं, राज्य नहीं, ये कोई तर्क नहीं है। ठीक है, आपको वोट मिल रहे हैं, सवाल ये है महंगाई पर काबू करने के लिए आपने 3 डिलीवरेबल्स क्या किए? नहीं, महंगाई आप देखिए, 3 सबसे बड़ा डिलीवरेबल अगर आप उसको देखते हैं कि पूरे देश के अंदर जो करप्शन था, ईमानदारी का माहौल देश में पैदा किया गया, क्वालिटी ऑफ गवर्नेंस आप किसी से पूछिए जो पासपोर्ट ऑफिस जाता है, किसी से पूछिए जो सरकारी दफ्तर जाता है, और किसी से पूछिए, हम सब्जियों की बात कर रहे हैं, बड़ी मामूली बात कर रहे हैं, सरकारी विभाग में जाता है कि गवर्नेंस। सर, आप अर्थशास्त्री हैं, मैंने बहुत कुछ आपसे सीखा है। दिल्ली की कर रहे हैं, दिल्ली की बात कर रहे हैं। हाँ संदीप, आप सब्जी की बात, दिल्ली पूरा देश नहीं है जहां कोहरा नहीं पड़ रहा, वहां की इंडेक्स की तो बात करिए ना, आप वहां पे भी बात करिए। और मैं वहां की बात करता हूं। हमारे साथ देवेंद्र शर्मा है ही नहीं, उसके लिए अरे आपके पास 50% ज्यादा सब्जियां उत्तर प्रदेश से आती है जहां गवर्नेंस है ही नहीं, उसके बारे में हम क्या करें? हम उसके बारे में भी बात करेंगे नरेंद्र, हम उसके बारे में भी बात करेंगे। नहीं आती, नहीं, मैं दर्शकों को यहाँ पर एक और बात बता दूं, वहां से फूड आइटम उत्तर प्रदेश से नहीं, हम अभी चंडीगढ़ की तरफ चलेंगे, जहां पर देवेंद्र शर्मा हैं, जाने माने फूड एक्सपर्ट हैं। और दर्शकों को मैं ये भी बता दूं कि नरेंद्र भी पत्रकार रह चुके हैं, आशीष खेतान पत्रकार रह चुके हैं, देवेंद्र शर्मा पत्रकार हैं, मैं भी पत्रकार हूं। यहां पर आजकल वैसे पत्रकारों की जमात है आज सबसे बड़ा सवाल में। देवेंद्र, मुझे ये बताइए कि दिल्ली स्पेसिफिक है सब्जियों के दामों में जो बढ़ोतरी हुई है, या चंडीगढ़ में भी वो खेल हो रहा है? यहां पर तो खेल ये हो रहा है, मेरी जानकारी ये है कि पंजाब में जो किसान हैं, जो वहां के आड़ती हैं, वो अपनी सब्जियां एक्सपोर्ट कर रहे हैं पाकिस्तान को, क्योंकि वहां पर भी मौसम की मार पड़ी है, वहां बेहतर दाम मिल रहे हैं। वो भारत में नहीं, भारत से बाहर सब्जियां जा रही हैं पाकिस्तान में, वो पाकिस्तान जो रोज घुसपैठ कर रहा है। आपका जो सवाल है बहुत इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जो हालात हैं इसमें देश में आप देख रहे हैं, कोहरा तो वाकई ही पड़ा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो आशीष खेतान जी ने एक बात कही थी, उन्होंने रेट लिस्ट दी थी कि किस किस सब्जियों कितने भाव बढ़े, मैं उसमें एक सब्जी और ऐड कर दूं। चंडीगढ़ में करेला जो है वो 100 रुपए किलो पे है, तो बाकी तो 50-60 और इवन जो साग है वो भी 40-50 रुपए के किलो प्रति बिक रहा है, जो कि इसमें मात्र 20 रुपए से ज्यादा नहीं होना चाहिए। लेकिन ये ठीक बात है कि सब सब्जियों में उछाल आया है, और अफसोस
अफसोस यह है कि जो होलसेल प्राइस और रिटेल प्राइस का गैप देखें तो वो कम से कम 100% है। ये बड़ा विचित्र डेवलपमेंट हो रही है कि रिटेल ट्रेड जो है वो इतना एक्सप्लॉइट कर रही है कि अगर 18-20 रुपए अगर टमाटर का भाव है उसमें, तो मार्केट में 40 रुपए आपको मिल रहा है, इसका मतलब 40 कम से कम। तो इसका मतलब साफ है कि वो रिटेल ट्रेड जो है वो बहुत एक्सप्लॉइट कर रही है सिचुएशन को। आपका जो दूसरा सवाल था कि भाई बॉर्डर पे क्या हो रहा है, बिल्कुल ठीक कहा आपने। अभी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि भाई पिछले सोमवार को ही, अभी जो सोमवार गया है कल, यानी उसमें 113 ट्रक्स गए हैं लोडेड टमाटर के पाकिस्तान को, और वो वाघा बॉर्डर से क्रॉस किया। रोजाना 80-90 ट्रक जो हैं वो जा रहे हैं टमाटर के, क्योंकि पाकिस्तान में क्राइसिस है। पाकिस्तान में उसका मटर का भी क्राइसिस है, लेकिन मटर की अब उनकी डिमांड पूरी होती नजर आ रही है। लेकिन जहां तक टमाटर का और भी छोटी छोटी सब्जियां हैं जिनके ऊपर छोटी छोटी क्वांटिटीज हैं और सब्जियों की जो पाकिस्तान जा रही हैं, कह रहे हैं आप कि उसका भी एक इम्पैक्ट है पंजाब के प्राइस राइज पर, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो बड़ा मूल सवाल यह है कि फूड मैनेजमेंट जो है हमारे देश की, उसमें कोई कतई कोई डेवलपमेंट या कोई चेंज जो है नहीं हुआ है, बल्कि उसके ये तो जैसे स्वामीनाथन अय्यर ने कहा था, ये अच्छे दिन नहीं अच्छे ग्रह हैं कि भाई इंटरनेशनल प्राइसेस लो हैं इस समय, तो उसका एक इम्पैक्ट हमें देख रहे हैं। लेकिन सरकार की अगर मैं कुछ कहूं कि पिछले 6 महीने में कुछ हुआ है ऐसा कि जिससे कुछ, जैसा कि पहले तनेजा जी कह रहे थे, स्ट्रक्चरल दिखाई दे, वो मुझे कहीं नजर नहीं आता कि कोई ऐसा स्ट्रक्चरल स्टेप लिया गया है या कोई लेने की कहीं कोशिश हो रही है कि उसको हम ठीक ठाक करें, वो बिचौलियों को रोकें। एपीएमसी में बड़ा इंटरेस्टिंग है कि एपीएमसी में तो हटा दिया गया है। अगर आप एपीएमसी को ही ब्लेम करते थे तो आज एपीएमसी तो नहीं है, सब्जियां तो नहीं है, तो फिर क्यों सब्जियों के भाव बढ़ रहे हैं? क्यों सब्जियों के भाव? एपीएमसी का आपने जिक्र किया देवेंद्र, आपने एपीएमसी का जिक्र किया। मैं एक सवाल नरेंद्र आपसे पूछना चाहूंगा। प्रियंका, मैं आपके पास आ रहा हूं, माफी चाहूंगा आपके पास में थोड़ा देरी से आ रहा हूं, लेकिन ये सवाल जरूरी हो जाता है नरेंद्र आपसे पूछना। एपीएमसी को आपने डिसमेंटल कर दिया, लेकिन ये एक्सपोर्ट करने की इजाजत क्यों दी जा रही है? उस मुल्क को सब्जियां जा रही हैं, हमारी सब्जियों के दाम बढ़ रहे हैं, जो लगातार घुसपैठ करने पर रामाता है। आप पाकिस्तान को ये सब्जियों के एक्सपोर्ट पर तत्काल बैन क्यों नहीं लगाते, चाहे वो 15 दिन के लिए हो, 20 दिन के लिए हो? जब तक कोहरे की बात, वो तर्क भी मैं फेस वैल्यू पर ले लूं आपका। नहीं, देखिए, जहां तक पाकिस्तान की बात हुई, जो सब्जी जा रही है या जो भी जा रहा है, आपको पता है ये पहले से सिस्टम चला आ रहा है। ये प्रोटोकॉल्स पहले के साइन हुए हैं, पिछली सरकारों के टाइम के साइन हुए हैं। और दूसरी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और कूटनीति के अंदर जो आपको लंबा पिक्चर लेकर के चलना पड़ता है। हम भी कुछ चीजें पाकिस्तान से मंगाते हैं। पिछले दिनों जब कांग्रेस के साइन में प्याज की दिक्कत हुई थी, कीमतें बढ़ी थी, तो पाकिस्तान से प्याज भी आया था। और इसी तरीके से कुछ और चीजों का मतलब भारतीय नागरिक महंगी सब्जी खरीदे क्योंकि सब्जियां जा रही हैं पाकिस्तान। नहीं, वो नहीं, देखिए, अब ये बात पाकिस्तान भी कह सकता था जब भारत में प्याज पाकिस्तान से आने लगा। मुझे पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं नरेंद्र, मुझे हिंदुस्तान से लेना है। मैं हिंदुस्तान का नागरिक हूं, मुझे हिंदुस्तान अपने देश से लेना है। संदीप, आप जो कह रहे हैं, आपसे मैं 200% सहमत हूं। भारतीय जनता पार्टी तो हिंदुस्तान का ही सोचती है, लेकिन जो पुरानी व्यवस्था कोई बना के चले गए थे, हम उसको जो परिवर्तन, अब इसी बातें नोटिस में आ रही हैं, अगर ये बातें बहुत ज्यादा बढ़ती है तो सरकार इसके बारे में सोचेगी कि इसको रिव्यू किया जाए। ये पुरानी व्यवस्था है जो कांग्रेस के टाइम में बनी थी, उसको हमने तो राके नहीं बनाया इसको। तो अब ये व्यवस्था, दूसरी बात ये नहीं है कि ऐसी व्यवस्था आप पाकिस्तान से वो सम्मत है, लेकिन पाकिस्तान की जनता जो है वो हमारी दुश्मन नहीं है। पाकिस्तान की जनता 7 महीने बाद भी प्रियंका, सरकार 7 महीने बाद भी प्रियंका, कहीं ना कहीं जिम्मेदारी आपके कंधों पर डाली जा रही है। आप ऐसी व्यवस्था छोड़ गए, ऐसे करार, ऐसी संधियां बनाकर गए कि महंगाई की मार पड़ रही है आज भी। उसमें क्या दो रहा है? अब प्रियंका को रिस्पॉन्ड करने दो रहा है कि 5 साल खत्म होने के बाद भी, 5 साल खत्म होने पर भी ये लोग यही कहेंगे, क्योंकि इनका कोई काम नहीं होगा। 5 साल कंप्लीट होने पर भी बहुत बड़ी बड़ी बातें कही थी। वोटरों को कहा गया था बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। अब वोटर जवाब दे रहे हैं कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार ठग गए यार। एक चीज नहीं है। आप कहते हैं कि सब जगह पेट्रोल डीजल के प्राइसेस कम हुए, आप ट्रेन फेयर हाइक बढ़ा देते हैं। आप कहते हैं 100 दिन में ब्लैक मनी लाएंगे, आप ब्लैक मनी का नामो निशान की बात नहीं हो रही है। अब हम वेजिटेबल प्राइस हाइक्स की देख रहे हैं, किस तरीके से दाम बढ़ रहे हैं, किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी हम जो हर तर्क देते थे उस पर अटैक करती थी, अब यही तर्क ये इस्तेमाल कर रहे हैं। अब ये हम पर दोष डालने की कोशिश कर रहे हैं। मैं नरेंद्र जी से बस एक चीज पूछना चाहूंगी, आपने भी इनसे पूछा था
था कि 3 स्टेप्स बताएं जो नरेंद्र मोदी की सरकार ने किए होंगे, पॉलिसी को लेकर या इनिशिएटिव्स को लेकर या कालाबाजारी रोकने को लेकर या जो जमाखोर हैं उनको लेकर। हम कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान हमें प्याज देता है या जो भी देता है, 6-7 महीने पहले जिस तरीके के हमले अभी बॉर्डर पे हम देख रहे हैं, जिस तरीके की सिविलियन डेथ्स हम देख रहे हैं, वो 7 महीने पहले ये सीन नहीं था पाकिस्तान के साथ। तो क्या भारतीय सिटीजन्स को ज्यादा राइट नहीं बनता सब्जियों का और सस्ती सब्जियों का, जितना ज्यादा हक अभी पाकिस्तान को बन रहा है? किस बेसिस पे आप कह रहे हैं नरेंद्र जी? बहुत बोल रहे थे आप लोग इलेक्शंस के दौरान कि हम पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देंगे। किस तरीके का मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं? नरेंद्र तनेजा रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं प्रियंका, और नरेंद्र इस चर्चा को सब्जियों से थोड़ा आगे मैं बढ़ाना चाहूंगा। नरेंद्र, आपकी इजाजत से, क्योंकि तेल का जो खेल होता है वो मैंने आपसे ही सीखा है। तेल का खेल समझाने में मुझे कोई गुरेज नहीं, ऑन एयर ये एक्सेप्ट करने में। आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शागिर्द हूं, और आज आप बीजेपी के तरफ से बैठे हैं। अगर आप एक इंडिपेंडेंट एनालिस्ट की तरह से भी मुझे समझाएं या बीजेपी वाले की तरह से भी समझाएं, सब्जियों की बात छोड़िए, $50 पर बैरल तक दाम आ गए कच्चे तेल के। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में आधी कीमतें तो दूर, क्या आपने 5-7 रुपए घटा दिया, 3 बार एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी। सब्जियां छोड़िए, आप तेल को भी सस्ता नहीं कर पाए। सही मायने में आप अपनी तिजोरी भरने में लगे हुए हैं। सदी, बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया। नहीं, आप बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया। एक बहुत जिम्मेदार भारतीय होने के नाते मैं बात कर रहा हूं। मैं भारतीय जनता पार्टी की एक जिम्मेदार भारतीय, अगर जिस हिसाब से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल जब बढ़ा था, उस टाइम में हमने देखा कि जो कंपनियां थी सरकार की, उनके फाइनेंशियल बिल्कुल चरमरा गए थे, खत्म हो गए थे। 70 के दशक के पेट्रोल पंप है पूरे देश के अंदर। भारत के पेट्रोल पंप की तुलना विदेशों से करिए, विकसित नहीं विकासित देशों से करके देख लीजिए, ओमान मलेशिया से करके देख। इस सबका आधुनिकरण के लिए पैसा चाहिए इन कंपनियों को, इनके खजाने खाली थे, इनको चाहिए जहां तक। और दूसरी पूरी, अगर आप पूरा ये करते, आप उपभोक्ता को क्या कह रहे हैं कि इतना सस्ता तेल हो गया, जरूरत नहीं है तो भी मोटरसाइकिल उठाओ और जाओ, जरूरत नहीं है कार उठाओ जाओ दिल्ली में। आप समझाने लगे मुझे, आप बीजेपी के नेता की तरह बोलने लगे। सरकार, एक सेकंड सुनिए। नहीं, मेरा जो सरकार की नीति है, जिम्मेदार की नीति रही है। और जब कल को सर सरकार में आने से पहले आपने ये नहीं समझाया था, सरकार में आने से पहले ये नहीं समझाया था। पड़ेगा। आप फर्ज कीजिए यूपीए की सरकार होती, कांग्रेस की अगुवाई वाली सरकार होती, $120 पर बैरल से दाम घटकर $50 पर बैरल आ जाते, आप इनके चिथड़े उधेड़ देते। अगर सिर्फ 4 रुपए या 5 रुपए की कमी आई होती, आप लगातार उसमें भी आप चालाकी कर रहे हैं। आप चालाकी कर रहे हैं, 3 बार एक्साइज ड्यूटी बढ़ा रहे हैं आप। 2008 में कीमतें $37 पर बैरल थी। क्या उसी अनुपात में कीमत यूपीए ने? सर आप कांग्रेस नहीं है ना, आप बीजेपी हैं। $37 पार्टी विद द डिफरेंस। 127 थे। नहीं, मैं ये कह रहा हूं उस समय नहीं पार्टी विद द डिफरेंस। इसीलिए हम जिम्मेदारी से काम कर रहे हैं। वो जिम्मेदारी जो उपभोक्ता के हित में हो, देश के हित में हो। देवेंद्र रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, नरेंद्र के हित में हो। देवेंद्र रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं आपकी बात पे। देवेंद्र, पर्यावरण के हित में हो, वही हम काम कर रहे हैं। जी देवेंद्र। देखिए तनेजा साहब तो इस चीज को बहुत अच्छी तरह जानते हैं और समझते हैं, लेकिन सच्चाई तो ये है कि आपने डीलिंक किया पेट्रोल प्राइसेस को, फिर डीजल को भी। तो आपने कहा कि जैसे मार्केट में जो दाम होंगे उसके हिसाब से अनुपात से हमारे यहाँ दाम होंगे। जब मार्केट में प्राइस बढ़ते हैं ऑयल के तो आप बढ़ाते गए, और तब भी आपने कहा कंपनियां बिल्कुल, क्योंकि सब्सिडी हट गई है, अब कंपनियां बिल्कुल मार्केट के हिसाब से चल रही हैं, उनका नफा और नुकसान जो भी है वो उससे जुड़ा हुआ है, तो हम कंज्यूमर पे कर रहे थे। अब जब मार्केट इंटरनेशनल गिर गई है, $50 पे आ गई है, उससे भी कम होने जा रही है, तो क्यों नहीं हमारे प्राइसेस गिर रहे हैं? हम ये जानना चाहते हैं। अब तो लॉस का जो सिचुएशन थी वो तो खत्म हो गई। 2008 का एग्जांपल आप गलत दे रहे हैं। आज हम 2014 में हैं, 2014 की बात 2015 में है, तो 2015 में तो सिचुएशन बदल चुकी है। तो क्यों नहीं हम कंज्यूमर को बेनिफिट दे रहे हैं उस ऑयल प्राइस का जो इंटरनेशनली फॉल हो रहा है? मुझे समझ नहीं आता, ना आपने ट्रेन के किराए कम किए, ना हवाई जहाज के आपने प्राइसेस कम किए। वो कहते हैं सब हम अपना लॉस पूरा करेंगे, हम नहीं करेंगे। और अगर आप हवाई जहाज के टिकट खरीदते हैं तो आपको पता चलता है कि कितनी आपको टिकट देनी पड़ती है। तो सच्चाई ये है कि कोई कंपनी, कोई सरकार जो है वो ऑयल के ऊपर अपना शिकंजा नहीं छोड़ना चाहती। कंज्यूमर के ऊपर जो है सारा का सारा भार जो है वो लदा जा रहा है। तो 20 सेकंड में रिस्पॉन्स चाहूंगा आशीष। वी नीड टू रीथिंक ऑन ऑयल। आई डोंट थिंक दिस इज आशीष 20 सेकंड का जवाब चाहूंगा। एक ब्रेक लेना प्रियंका, उसके बाद मैं आपके पास आऊंगा। ये सरकार है कि ये बही खाता हो गया कि नफा नुकसान देखना जरूरी है? अगर बिल्कुल आप अगर इस सरकार के काम करने के तरीके की एनालिसिस करिए
तो 3 चीजें सामने आती हैं, पुअर प्लानिंग, पुअर रिस्पॉन्स और पुअर गवर्नेंस। इन 3 चीजों से आप इस सरकार की तुलना, इस सरकार को डिफाइन कर सकते हैं। जो भी यील्ड हो रहा है और जहां पर जो डिमांड है उसकी कोई रियल टाइम मॉनिटरिंग नहीं है। दूसरा, मुनाफाखोरी और जमाखोरी पर कोई भी अंकुश इस सरकार नहीं लगा पाई है। तीसरी सबसे बड़ी बात, जो तेल की कीमतें कम हो रही हैं उसका असली लाभ कंज्यूमर को नहीं मिल पा रहा है। ना वो सब्जी के दाम पे मिल पा रहा है, ना एसेंशियल कमोडिटीज के दाम पे मिल पा रहा है, ना किसी और तरीके से मिल पा रहा है। तो ये हर तरीके से ये सरकार प्राइस राइज को कंट्रोल करने में विफल रही है और अच्छी गवर्नेंस देने में भी विफल रही है। और इसका राजनीतिक असरात इसके क्या होंगे? नफा नुकसान में आ रहा हूं, एक छोटा सा ब्रेक लेना होगा और प्रियंका के साथ मैं ज्यादती कर रहा हूं। लेडीज फर्स्ट होना चाहिए, उनको मैंने बहुत कम वक्त दिया है। राजनीतिक असरात क्या होंगे? दिल्ली विधानसभा चुनाव में इसके मायने क्या होंगे? सबसे बड़ा सवाल में आज हम चर्चा कर रहे हैं कि क्या महंगाई पर काबू पाने में नाकाम रही है मोदी सरकार और इसके क्या असरात हो सकते हैं दिल्ली विधानसभा चुनाव में। मेरे साथ बीजेपी के नरेंद्र तनेजा, कांग्रेस की प्रवक्ता प्रियंका चतुर्वेदी, आम आदमी पार्टी के आशीष खेतान और जाने माने फूड एक्सपर्ट देवेंद्र शर्मा लगातार बने हुए हैं। प्रियंका, क्या अब यह माना जाए कि महंगाई सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा होने वाला है दिल्ली में? नहीं, बिल्कुल होगा, एक मुद्दा होगा और आने वाले समय में भी ये सिर्फ चुनाव का मुद्दा नहीं है। ये रोज जो महिलाएं हैं, जो फैमिलीज हैं जिनको इस महंगाई की मार पड़ रही है, वो ये सवाल पूछेंगे ही। उन्होंने वोट इसी बेसिस पे किया था क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने इसको बहुत उठाया था और नरेंद्र मोदी जी ने ये सपने दिखाए थे कि उनके आते ही ये सारे सोल्यूशन ढूंढ निकालेंगे। जैसे कि आशीष खेतान जी बता रहे थे कि क्या क्या स्टेप्स भी उन्होंने बोले थे, उसमें से एक कदम भी नहीं होगा जो उन्होंने उठाया होगा कि महंगाई की मार। वो इन कामों में जरूर बिजी हैं कि कैसे हम लैंड बिल डाइल्यूट कर दें, लैंड एक्ट डाइल्यूट कर दें, कैसे किसानों पे मार करें, किस तरीके से मिनिमम सपोर्ट प्राइस घटाएं। रोज सुसाइड हो रहे हैं फार्मर्स के गुजरात में, पर अभी भी मिनिमम सपोर्ट प्राइस का कुछ नहीं किया जा रहा है। क्या आप ये मानेंगी? आम आदमी वैसे ही मर रहा है उनके लैंड के लिए। प्रियंका, क्या आप ये बात मानेंगी, क्योंकि आपका सरकार में रहने का तजुर्बा बीजेपी से ज्यादा है, महंगाई को रोकने के लिए जादुई छड़ी किसी के पास नहीं है। वादे आपने भी किए, वादे बीजेपी। दरअसल ये कड़वी हकीकत है, जैसे जिंदगी में थोड़ी खुशी भी मिलती है, थोड़े गम भी मिलते हैं, तो महंगाई आएगी। महंगाई ऐसी चीज नहीं है, महंगाई मुक्त समाज, देश, अर्थव्यवस्था नहीं हो सकती। बहुत स्पष्ट तरीके से जब भी महंगाई की बात हुई थी तो हमने कहा था मैं इस पे कुछ कहना चाहता हूं। इनकम भी बढ़ी है उस तरीके से इन्फ्लेशन भी बढ़ा है, तो ये थोड़ा एक चैलेंज है इन्फ्लेशन को। बिल्कुल इन्फ्लेशन एक मुद्दा था, प्राइस राइज एक मुद्दा था, पर अगर हम ये भी कंपेयर करें कि किस तरीके से सैलरी बढ़ रही थी तो या जीडीपी ग्रोथ रेट था वो देखेंगे तो इसका एक्सप्लेनेशन दिया जा सकता है। पर जो चांद सितारे जो नरेंद्र मोदी जी दिखा रहे थे और उस तरफ वो कोई काम नहीं कर रहे हैं। सब जानते हैं कि एक थोड़ा चैलेंज है कि ना ही सैलरीज में कुछ चेंजेस आ रहे हैं, ना ही कुछ ऐसी पॉलिसी चेंजेस की हैं जिससे जीडीपी ग्रोथ रेट स्टिम्युलेट हो या कोई किसी तरीके से प्राइस राइज कंट्रोल हो। तो कोई कंट्रोलिंग मेजर प्लेस में नहीं बात कहना चाहता हूं। बातें बहुत ज्यादा हैं, पर जो आम आदमी पे मार पड़ रही है वो पड़ी चली जा रही है। जी आशीष, मैं इसमें छोटी सी बात कहना चाहता हूं। महंगाई और भ्रष्टाचार में सीधा नाता है, सीधा कनेक्शन है महंगाई और भ्रष्टाचार में। एक तो यह है कि पुअर रिस्पॉन्स है, पुअर गवर्नेंस है, क्योंकि इस सरकार ने सप्लाई चेन को फिक्स करने के लिए कुछ नहीं किया, गोडाउन डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को फिक्स करने के लिए कुछ नहीं किया, और जो फ्यूचर ट्रेडिंग हो रही है और इस समय जो एक्सपोर्ट। पर वो बात नरेंद्र तनेजा कह रहे हैं 7 महीने में आमूलचूल परिवर्तन नहीं हो सकता है सिस्टम में। दूसरी बात जी नहीं, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, 7 महीने में 8 महीने में बड़ा परिवर्तन नहीं हो सकता है, लेकिन बड़े परिवर्तन की तरफ 4 कदम जरूर उठाए जा सकते हैं। सुषमा स्वराज ने 2011 में कहा था कि किसान का एटीएम होगा बिचौलिया। एक तरफ एपीएमसी खत्म कर दिया, दूसरी तरफ बिचौलिया जो है वो आज मार्केट पर हावी हो रहा है, क्योंकि होलसेल प्राइस नहीं बढ़े हैं, रिटेल प्राइस बढ़े हैं। किसानों को फायदा नहीं मिल रहा है, किसान आज भी आत्महत्या कर रहा है, किसान को मिनिमम सपोर्ट प्राइस नहीं बढ़ाया गया है, सिर्फ बिचौलिए का फायदा हो रहा है। ये बिचौलिए का फायदा, ये अहम पॉइंट आप उठा रहे हैं नरेंद्र। मुझे एक चीज समझाइए,
नरेंद्र मुझे एक चीज समझाइए, आशीष आपकी इजाजत से, अगर 4 कदम भी सही दिशा में उठाए होते तो मैं मानता कि आपने बिचौलियों का जो सवाल उठाया, नरेंद्र मुझे एक चीज समझाइए। मैं मान लेता हूं आपकी बातें, कोहरे का फैक्टर, अलग अलग जगह रीजनल वेरिएशंस जो हैं प्राइस में, मैं मान लेता हूं। मुझे एक चीज बताइए, दिल्ली में बहुतेरी चीजें, मैं टमाटर को हटा देता हूं, मैं मटर को हटा देता हूं, थोड़ी देर के लिए गोभी को हटा देता हूं, बाकी सब्जियों के दाम में इजाफा क्यों हो रहा है? वो तो दिल्ली में ही उपलब्ध हैं। ये बिचौलिए आज भी दिल्ली में, मैं बाहर की बात भूल जाइए, दिल्ली में भी बिचौलिए आपके राज में हावी हैं। 20 रुपए की चीज मिल सकती है होलसेल में, रिटेल में जाते जाते वो 40 रुपए की हो रही है। आपकी नाक के नीचे दिए तले अंधेरा हो रहा है ये। जी संदीप देखिए, पूरी जो सप्लाई, देवेंद्र इस बात को बहुत अच्छी तरह जानते हैं, देवेंद्र शर्मा मेरे से बेहतर जानते हैं, पूरी जो सप्लाई चेन है वो इंटीग्रेटेड है। सप्लाई चेन में अगर उत्तर प्रदेश से जो सब्जी दिल्ली में आ रही है, अगर वहीं से वो बिचौलिए अपना रोल प्ले कर रहे हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में कोई गवर्नेंस नाम की चीज है ही नहीं, तो उसका इंपैक्ट दिल्ली में पड़ेगा। दूसरों पर जिम्मेदारी डालना छोड़ दीजिए ना। नहीं, सुनिए, और दिल्ली के अंदर जो काम है आप देखेंगे, चुनाव आने वाले हैं, जब भारतीय जनता पार्टी की वहां मजबूत सरकार दिल्ली में बन जाएगी, ये थोड़े बहुत जो बिचौलिए, पंजाब में आपकी सरकार, हरियाणा में आपकी सरकार, दिल्ली में अभी राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है, राजस्थान में आपकी सरकार, महाराष्ट्र में आपकी सरकार, मध्य प्रदेश में आपकी सरकार, गुजरात में आपकी सरकार। ये मत बताइए सर, उत्तर प्रदेश में आपकी सुई अटकी हुई है। बिल्कुल आपने सही कहा। नहीं, सुनिए, आप दिल्ली के, क्योंकि आप दिल्ली पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं, तो इसलिए मैं दिल्ली पे फोकस कर रहा था। आप अगर प्राइसेस की बात कर रहे हैं, तब हमको बात करनी पड़ेगी जिन राज्यों का नाम लिया, क्योंकि जो प्राइसेस होते हैं उसमें स्टेट का रोल बहुत बड़ा होता है। उसमें लॉ एंड ऑर्डर का रोल, गवर्नेंस का रोल स्टेट का बहुत बड़ा होता है। सारी कुछ चीजें जो है वो केंद्र नहीं तय करता। हमारे संविधान में प्रोविजंस हैं और राज्यों को बहुत भारी मात्रा में लॉ एंड ऑर्डर कहां से ला रहे हैं? कहीं पे समाजवादी पार्टी, आशीष एक मिनट, हमारे बीच हमसे बड़े एक्सपर्ट हैं देवेंद्र शर्मा। मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया हूं, मुझे एक चीज बताइए, मेरे दर्शकों को एक चीज समझाइए। पंजाब में बीजेपी शिरोमणि अकाली दल की सरकार है, हरियाणा में बीजेपी की सरकार, दिल्ली में अभी राष्ट्रपति शासन या गवर्नर्स रूल, आप जो भी शब्द इस्तेमाल कर लीजिए, राजस्थान में बीजेपी की सरकार, गुजरात में बीजेपी की सरकार, महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार, मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार। ये तमाम वो इलाके हैं जहां से ये सब्जियां दिल्ली आती हैं। दिल्ली में बिचौलिए हावी कैसे हो रहे हैं? बीजेपी की सरकार। एक मिनट, देवेंद्र को जवाब देने दीजिए। ये कौन सा क्या सिस्टम है हमारा जिस पर केंद्र सरकार काबू नहीं कर सकती, बावजूद इसके कि उन्हीं की पार्टी की सरकारें हैं ज्यादातर राज्यों में? देखिए, आपको याद होगा संदीप जी, आपके कई शो पर मैंने ये बात कही है कि एक्चुअली कोई चाहता नहीं है सप्लाई चेन को ठीक करना, और ये जो सिचुएशन है कि बिचौलिए, होलसेलर और रिटेलर, इसके बीच में जो सारा ये गेम होता है उसको कोई ठीक नहीं करना चाहता, क्योंकि बेसिकली दे आर द मनी बैग्स फॉर पॉलिटिकल पार्टीज। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है कि उसको हथियार डालने, उसको हाथ डालने के लिए कोई भी तैयार नहीं है। और इसका कारण यह है कि हालांकि आपको याद होगा प्राइम मिनिस्टर ने कहा था, जून जुलाई में कहा था कि हम इनके ऊपर छापे मारेंगे और सारे देश में वो होंगे, लेकिन उसके बाद देख लीजिए छापे कहां लगे किसी को नहीं मालूम, वो 1 महीना लगे भी होंगे, लेकिन ये सिस्टमैटिक जो काम होना चाहिए था वो नहीं हुआ। दूसरी बात है कि ये जो किसानों से जब माल चलता है, अभी भी आप देखें कि टमाटर जब पिछले साल महंगा हुआ था, तब मुझे याद है कि 2 रुपए पे हमारे किसान अपने 2 रुपए किलो पे सड़कों में फेंक रहे थे, क्योंकि उनको 2 रुपए नहीं मिल रहे थे, और दिल्ली में 60 रुपए था। और आज भी हालात यही हैं। अगर आप पंजाब के गांव में जाते हैं तो किसान को 4-5 रुपए से ज्यादा नहीं मिल रहे हैं टमाटर के भाव, और आपके पास जो आप देख रहे हैं महंगा हम दे रहे हैं 50-60 रुपए, वो बीच की चेन जो है वो उसके करके ये इतने प्राइसेस बढ़ते हैं। उसमें तो एक और बात है ना, किस तरीके से एक और बात है ना देवेंद्र, उसमें एक और बात है ना, हम कितने भी ताल ठोकते रहे, हम सुपर पावर बनने के कगार पर हैं और 8-9% ग्रोथ रेट की दुहाई देते रहे, कोल्ड स्टोरेज सिस्टम नाम की चीज ही नहीं है इस देश में। हम सबसे बड़े उत्पादक हैं सब्जियों के, फलों के, लेकिन उसको स्टोर नहीं कर पाते, सब सड़ जाता है। नहीं, इसमें मैं
आपसे मैं एक अर्ज करूं, 1 मिनट संदीप जी, इस बात को मैं एक और स्पष्ट करूं आपको बात कि ये कहा जाता है कि हमारे देश में कोल्ड स्टोरेज नहीं है इसलिए ये प्रॉब्लम हो रहा है, लेकिन मैं आपको इसको दूसरा भी एक पहलू बताता हूं। टमाटर की जो आपको हैरानगी होगी कि हमारे देश में टमाटर किसान 2 रुपए पे सड़कों पर फेंकते हैं क्योंकि उनको 2 रुपए नहीं मिलते हैं। 70 से 80% जो हमारे प्रोसेसिंग में जो लगता है टमाटर वो इंपोर्ट हो रहा है। वो चाइना से पेस्ट आती है, इजिप्ट से पेस्ट आती है, अमेरिका से पेस्ट आती है और वो जाती है। तो वो टमाटर का क्या होगा जो किसान प्रोड्यूस करता है जिसकी कोई मार्केट ही नहीं है। तो ये हमें सिर्फ कोल्ड स्टोरेज को ब्लेम नहीं करना, ये इंटरनेशनल जो हमारी ट्रेड पॉलिसीज हैं वो भी उसके लिए जिम्मेदार है, जिसको हम देखना नजरअंदाज करते हैं। बात कहना चाहता हूं, महंगाई की बात कर। जी आशीष। संदीप, एक छोटी सी बात कहना चाहता हूं, इस सरकार की प्राथमिकताएं ही गलत हैं। जिस सरकार की प्राथमिकता पे धर्म परिवर्तन, लव जिहाद, नाथूराम गोडसे के मंदिर बनाना होगा, जो बीजेपी को नहीं आशीष, अब इसको चुनावी सभा नहीं बनाते हैं। प्राथमिकताएं मैं आपकी बात करने लगूं, आपकी प्राथमिकताओं पर भी बहुत सारे सवाल। आप ये बताइए, आपकी प्राथमिकता पर भी बहुत सारे सवाल। मन की बात में प्राइस राइज की बात करिए, प्रचार नहीं। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री ने अपनी मन की बात कितनी बार करी पिछले 8 महीनों में? उन्होंने महंगाई पर बात मैं वो सवाल उठा रहा हूँ। ये प्रधानमंत्री जो महंगाई पर बात करते थे आज से 8 महीने पहले, आज महंगाई के मुद्दे पर क्यों चुप है? आज स्वच्छ भारत की बात, नरेंद्र रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं, सरदार पटेल के मूर्ति बनाने की बात कर रहे हैं, जी गोडसे के मंदिर बनाने की बात कर रहे हैं। आज इस सरकार के लिए महंगाई मुद्दा क्यों नहीं है? चुनाव से पहले मुद्दा था, आज मुद्दा क्यों नहीं है? जी नरेंद्र को मौका दीजिए। जी संदीप, भारत सरकार ने, नरेंद्र मोदी सरकार ने इस तरह की बातें नहीं कही जो आशीष खेतान बोल रहे हैं। आशीष खेतान बहुत अच्छे इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट रहे हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी में आके इन्होंने फिक्शन लिखना शुरू कर दिया है। अब फिक्शन इतना बढ़िया लिख रहे हैं कि इनको ब्रुकर्स, इनको अवार्ड मिलेंगे, नोबेल प्राइज मिल जाएगा। इस तरह से लिखते हैं तो आशीष बहुत अच्छे जर्नलिस्ट है। नहीं अभी छोड़िए और बातों को छोड़िए, हमें मेरा इंटरेस्ट महंगाई में है। आप सरकार की बात करिए, आप सरकार की बात करिए। मंत्री ने अपशब्द गाली का प्रयोग किया था। बिल्कुल, ये आप भारत सरकार की नहीं है। निरंजना ज्योति, निरंजना ज्योति भारत सरकार। मैं अभी महंगाई पर माफी चाहूंगा आशीष और नरेंद्र माफी चाहूंगा, विषयांतर हो रहे हैं, वो चर्चा बहुत बार हो चुकी है। मैं अभी महंगाई पर ही डटे रहना चाहता हूं, मैं महंगाई पर ही डटे रहना चाहता हूं। प्रियंका, एक और चीज मुझे बताइए, मैंने सवाल पूछा था तेल के खेल के बारे में। नरेंद्र एक मिनट नरेंद्र प्लीज। आशीष, मैंने तेल का खेल का से जुड़ा सवाल पूछा था प्रियंका नरेंद्र से। अब तेल को लेकर गदगद तो है बीजेपी, हमें फायदा नहीं दे रही है वो अलग बात है, लेकिन कि अर्थव्यवस्था में थोड़ा और पैसा आ जाएगा, सरकार के खजाने में थोड़ा और पैसा आ जाएगा। लेकिन क्या एक क्लियर एंड प्रेजेंट डेंजर मुंह बाय नहीं खड़ा है सरकार के सामने कि इकोनॉमिक स्लो डाउन हो जाएगा? ग्लोबल स्लो डाउन का एक और बड़ा खतरा क्या सरकार के सामने मुंह बाय खड़ा नहीं है? नहीं, देखिए जो भी पॉलिसी बनती है। एक मिनट नरेंद्र, मैं आ रहा हूं, आपके पास आऊंगा काउंटर के लिए। आप नहीं, जो भी आप वायदे करते हैं, जो भी आपने चीजें प्रॉमिस की हैं देश की जनता को, जब आपने इलेक्शन पे वोट मांगे हैं, तो वो ही जो बेसिक मुद्दे हैं। मैं तो बार बार इन्फ्लेशन पर ही आऊंगी क्योंकि इन्होंने बहुत उठाया था इस मुद्दे को लेकर, महंगाई की मार की थी। पर आप जो अपनी पॉलिसीज बना रहे हैं या आप कदम उठा रहे हैं उसको लेकर, कोई भी ऐसा ठोस कदम नहीं है जहां हम कह सकते हैं कि हाँ आपने कोई कदम उठाया हो। फॉलिंग ऑयल प्राइसेस हैं वर्ल्ड वाइड, आप उसका क्रेडिट आप ले रहे हैं, आप वो आम आदमी को नहीं दे रहे हैं। आप जो आने वाली समस्याएं हैं, जीडीपी ग्रोथ रेट भी हम देख रहे हैं इस तरीके से नहीं बढ़ रहा है जिस तरीके से प्रॉमिस किए गए। जॉब ओपनिंग्स की बात की थी, जॉब अपॉर्चुनिटीज की बात की थी, वो भी नहीं आ रही हैं। तो ऐसा कोई एक कदम हो जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर हो देश की जनता के लिए, वो कोई ऐसा काम नहीं है जो अब तक मोदी सरकार ने दिखाए हो, या कोई उनका एक वायदा ऐसा नहीं है जो पूरा करते हुए उन्होंने एक कदम भी बढ़ाया हो। इसलिए ये सवाल उठते हैं। और जब हम पाकिस्तान को लेकर इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, तो ऐसा क्यों है कि हम अभी भी उनको एक्सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं? बिल्कुल नरेंद्र, मुझे अब ये समझाइए, कुछ देर पहले देवेंद्र ने कोट किया स्वामीनाथन को कि ये अच्छे दिन नहीं आए हैं, अच्छे ग्रह हैं। ये दरअसल अच्छे ग्रह हैं क्या? ग्लोबल स्लो डाउन का बड़ा खतरा भी एक आपको मुंह बाय खड़ा है कि आपके सामने मानेंगे ये बात? जो ये तेल के दाम लगातार घट रहे हैं, एक तरफ खुशखबरी है लेकिन एक बहुत बड़ा खतरा भी है।
देखिए, जो पूरी ग्लोबल इस इकोनॉमी है, अगर ऑयल प्राइसेस बहुत नीचे जाती है ग्लोबल इकोनॉमी के लिए खतरा है, और भारत भी इसी पृथ्वी पे है, और दूसरी तरफ बहुत ऊपर जाती है तो भी ग्लोबल इकोनॉमी के लिए खतरा है। मेरा व्यक्तिगत मानना है ऑयल प्राइसेस अगर जो है वो 68-70 के नीचे होती है तो शॉर्ट टर्म तो आपको दिवाली होती है, लेकिन लॉन्ग टर्म परेशानी होती है। तो ये तो ग्लोबल, ये ईमानदारी की मैं आपको बात बता रहा हूं जो सच्चाई है, और इसी को देखते हुए भारत सरकार कदम उठाती है कि जो ऑयल प्राइसेस इस तरह की होनी चाहिए जिससे आम उपभोक्ता को प्रोटेक्ट किया जा सके लॉन्ग टर्म बेसिस पे। लॉन्ग टर्म देश की अर्थव्यवस्था मतलब हमारी भलाई के लिए सोच रहे हैं। डिजिटल इंडिया प्रोग्राम हो, मेक इन इंडिया के प्रोग्राम में सरकार लॉन्ग टर्म सोच रही है। सबसे बड़ी सदी समस्या क्या है कि लोगों ने 7 दशक से ये देखा कि भाई सरकार कहती कुछ है करती कुछ है। पहली बार ईमानदार सरकार आई है, उसकी ईमानदारी पे लोगों को, कई लोगों को यकीन करने में हो रही है। मैं उनको ब्लेम नहीं करता। पहले सरकार आती थी, कहती थी गरीबी हटाओ, नहीं हटी, कुछ नहीं हुआ। 40 साल हो गए, 50 साल हो गए, वो आए, उन्होंने कहा आपने भी तो यही कहा काला धन ले आएंगे, 15 से 20 लाख रुपए सबके खाते में जमा करा देंगे। वो हमने नहीं कही थी, वो इन लोगों ने कही थी। 15 लाख के सपने आम आदमी को दिखाने वाली पार्टी इनकी पार्टी है। महंगाई एकदम से खत्म करने की पार्टी इनकी पार्टी है। तो ये फालतू का महंगाई खत्म हो जाएगी, जो मुद्दा है उस पर टिके रहे तो ज्यादा ठीक है। बैंक का नेशनलाइजेशन किया, उसके बाद 65% लोगों के पास अकाउंट नहीं थे। अब मुद्दे महंगाई, अच्छा महंगाई इन्होंने बोला था। देखिए, किसानों का भला इस सरकार में नहीं हो रहा है, आम आदमी का भला इस सरकार में नहीं हो रहा है। लेकिन कुछ उद्योगपति हैं जैसे अदानी, जिनकी कंपनियों की ग्रोथ 100% से अधिक हुई है पिछले 8 महीनों में। तो सिर्फ अदानी की कंपनियां 100% से अधिक बढ़ रही हैं। आम आदमी के लिए आलू, प्याज, टमाटर खरीदना महंगा पड़ रहा है। अब किसानों की जमीन का मुआवजा भी आप उनको नहीं देना चाहते हो, किसानों की मर्जी 7 महीने में बढ़ गई देना चाहते हैं। आशीष, और पब्लिक सेक्टर बैंक है, उनका 2.5 लाख करोड़ रुपए बैड डेट है। आपने एक भी स्ट्रक्चरल रिफॉर्म नहीं किया है, एक भी ऐसा कदम नहीं उठाया। लोकपाल आपने नहीं बनाया, CIC को आपने नहीं अपॉइंट किया, काला धन के लिए आपने कोई कदम नहीं उठाया। अंबानी के अस्पतालों में आप जाने लगे उद्घाटन करने, अदानी के साथ आप दिखने लगे। आप ये बताइए, आपने न भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ी, न महंगाई के खिलाफ लड़ाई लड़ी, न आपने पारदर्शी और जवाबदेह सरकार दी, न आज आप महंगाई और भ्रष्टाचार के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। आपकी प्राथमिकताएं बदल गई हैं। आप ये बताइए कैसे जब आप एक उंगली किसी और पर उठाते, नरेंद्र एक मिनट, आशीष, जब आप एक उंगली किसी पर उठाते 3 उंगलियां आपकी तरफ भी जाती हैं। आपको मौका मिला, 49 दिन बाद आप भी चले गए। लोग, ये भी एक मुद्दा होगा क्योंकि हम दिल्ली विधानसभा चुनाव की भी बात कर रहे हैं, इसका असरात वहाँ क्या होगा। बिजली के दाम आधे किए, हमने पानी मुफ्त किया। चलिए, दिल्ली विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा क्या होगा? ब्रेक के बाद ये सवाल आप चारों से, ब्रेक लेना होगा। ब्रेक के बाद सभी से एक आखिरी सवाल। आज का सबसे बड़ा सवाल, क्या मोदी सरकार महंगाई पर काबू पाने में नाकाम रही है? इसके असर क्या होंगे दिल्ली विधानसभा चुनाव पर? चर्चा जारी है। मेरे साथ नरेंद्र तनेजा, प्रियंका चतुर्वेदी, आशीष खेतान और देवेंद्र शर्मा लगातार बने हुए हैं। आप चारों से रिक्वेस्ट मेरी ये है, 2 मिनट का वक्त है मेरे पास, छोटा छोटा कमेंट चाहूंगा। नरेंद्र, आपसे शुरू करूंगा। महंगाई पर काबू पाने की आपकी टाइमलाइन क्या है? महंगाई पर कोहरे की समस्या जल्दी हल हो जाएगी, उसके ऊपर तेजी से काम होगा। जो थोड़ी बहुत समस्या है उसको हल किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी दिल्ली को सुनहरा प्रदेश बनाएगी, इसी वायदे को लेकर के हम लोगों पे जा रहे हैं। हमने पहले ही काम शुरू कर दिया है। यहाँ पे खुशहाली आएगी, लॉ एंड गवर्नेंस की क्वालिटी बिल्कुल वर्ल्ड क्लास बनेगी, और जो लोगों की जो समस्या, खास तौर से जो महंगाई की समस्या है, ये हमारा सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा। दिल्ली को सुनहरा प्रदेश और ऐसा एग्जाम्पल बनाया जाएगा कि पूरा देश उससे इंस्पिरेशन लेगा। प्रियंका, आपके पास कुछ ऐसा है, ऐसी कोई मुगली घुट्टी 555 है जो बीजेपी शायद नहीं आजमा रही है महंगाई पर काबू पाने के लिए? नहीं, महंगाई पे अगर उनका फोकस महंगाई पे हो या आम आदमी पे हो तो वो सोल्यूशन ढूंढ सकते हैं, पर जब उनका फोकस ही बिगड़ा हो, ना ही किसानों पे हो ना ही आम आदमी पे हो, पर कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट पे हो, तो उनका फोकस वहीं बना रहेगा और उसी तरफ वो लोग काम करते रहेंगे। और हम काम देख रहे हैं किस तरफ वो कर रहे हैं। आशीष, आपका तरीका क्या है? महंगाई पर कैसे काबू पाया जा सकता है? भारतीय जनता पार्टी पर बिचौलियों का पूरी तरीके से कब्जा है।
ये हमेशा से रहा है। जब जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है, महंगाई बढ़ी है, क्योंकि बिचौलियों की जमाखोरी, बिचौलियों की मुनाफाखोरी बढ़ जाती है और बहुत सारा पैसा ये उस अपने इलेक्शन में लगाते हैं। हमारी पार्टी आएगी, हम भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, मुनाफाखोरी, जमाखोरी खत्म करेंगे और हम जब हमारी सरकार आएगी तब हम देखते हैं कि कैसे होलसेल मंडी में दाम जो है 20 रुपए किलो है सब्जी के और रिटेल में 40 है। होलसेल में 40 रुपए है और रिटेल में 80 है। ठीक है, बिचौलिया है, बिचौलिया आप हटाएंगे तरीके से जिम्मेदार है, जिसको भारतीय जनता पार्टी कभी भी नियंत्रित नहीं कर सकती। देवेंद्र, एक सेंटेंस में आपकी रेमेडी क्या होगी, क्या करना चाहिए तत्काल प्रभाव से? एक सेंटेंस सिर्फ। देखो, बहुत सिंपल है कि सरकार ने ऑर्गेनाइज्ड रिटेल को बहुत बढ़ावा दिया है, जिसमें रिलायंस फ्रेश, मेट्रो, बिग बाजार ये सब हैं। अगर इनके ऊपर हम शिकंजा कसें कि इनके यहाँ महंगाई उतनी क्यों है जो ऊपर मार्केट में है, अगर प्राइसेस इनके यहाँ तो कोल्ड स्टोरेज है, सब कुछ है, डायरेक्टली खरीद सकते हैं, तो इनके यहाँ मार्केट, ओपन मार्केट के प्राइस क्यों है? अगर इनके प्राइस कम कर देंगे आप तो सारी मार्केट पे उसका इम्पैक्ट पड़ेगा। और ये इसी उम्मीद के साथ कि सरकार इन सवालों पर गौर करेगी और जो रास्ते बताए गए हैं उन पर भी तवज्जो देगी। आप चारों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शरीक होने के लिए। यह था आज का सबसे बड़ा सवाल। नमस्कार।